किसी से भी पंगा ले लेना लेकिन मुझसे नहीं। 83 साल के शरद पवार सोलापुर में एक संबोधन के दौरान जमकर गरजे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, शरद पवार इन दिनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जाकर के, अलग अलग शहरों में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने एक संबोधन किया और उस संबोधन में कहा है कि किसी से भी पंगा ले लेना लेकिन मुझसे नहीं। ये बात विरोधियों के लिए शरद पवार ने क्लियर कट कही है और साथ ही साथ गर्जना की है 1980 के दशक के उस किस्से को याद करके, जिसे फिर से शरद पवार इस बार दोहराना चाहते हैं। आखिर कौन सा वो किस्सा है? आपको बता दें कि 1980 में शरद पवार और उनके जो एनसीपी है उनका एक किस्सा उन्होंने बयां किया और बताया कि कैसे उनकी पार्टी के 58 नेता जीत करके आए थे और वो नेता जो थे वो विपक्ष के बने थे शरद पवार। फिर वो कुछ समय के लिए विदेश गए थे किसी दौरे पर और उन्होंने कहा कि जब मैं वापस आया तो उस समय के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि मेरे 58 जीते हुए नेताओं में से 52 उनके साथ चले गए। फिर मैंने 3 साल लगातार कड़ी मेहनत की, लोगों से संपर्क किया और फिर उसके बाद जब तमाम जो दिग्गज थे नेता जो उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने बगावत की थी, शरद पवार ने उन सब के खिलाफ नए उम्मीदवार उतारे और 52 के 52 नेता हार गए। और इसी चीज को दोबारा शरद पवार इस बार के विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जिन्होंने भी बगावत की है वो सिर्फ हारे नहीं बल्कि बुरी तरह हारे और उन्हें पता होना चाहिए कि बगावत करने का क्या नतीजा होता है। शरद पवार ने जबरदस्त तरीके से संबोधन किया है और आपको बता दें कि लगातार शरद पवार अलग अलग विधानसभा जो सीटें हैं वहां पर जा रहे हैं, अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल उम्मीद है कि जो कुछ भी उनके साथ 5 दशक पहले हुआ था वही फिर से घटा है और इस बार भी उनका जवाब कुछ वैसा ही होगा। अब आपको बता दें कि इस बार भी लड़ाई एनसीपी बनाम एनसीपी, एक तरफ अजीत पवार के एनसीपी के उम्मीदवार खड़े हैं और दूसरी तरफ शरद पवार के एनसीपी के उम्मीदवार। ज्यादातर सीटों पर ये दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। उसके अलावा कई और सीटों की बात करें तो शरद पवार के एनसीपी, बीजेपी और कुछ अलग अलग नेता जो हैं वो खड़े हैं। लेकिन इस बार शरद पवार बड़े गेम चेंजर इसलिए साबित हो सकते हैं क्योंकि इस बार शरद पवार की एनसीपी के पास भी ज्यादा सीटें हैं, 85 के करीब सीटें हैं दोस्तों। और जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे और 8 जीत करके लेके आए थे, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट। अगर इसी स्ट्राइक रेट से वो विधानसभा चुनाव में भी सीटें निकालने में कामयाब होते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की एनसीपी एक बड़ी पार्टी, जितनी भी पार्टियां उन सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर सकती है दोस्तों। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर इस बार शरद पवार होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बारामती में लड़ाई है और इस बार अजीत पवार जो खड़े हैं वो खुद वहां से कई बार जीत चुके हैं और उनके सामने शरद पवार ने खड़ा कर दिया है अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार को और दोनों तरफ से कांटे की लड़ाई और कांटे की टक्कर चल रही है। योगेंद्र पवार के पीछे खड़े हैं शरद पवार और जिस तरीके से शरद पवार कभी इमोशनल बयानबाजी करते हैं, कभी गर्जना करते हैं, जहां जो जरूरत होती है वो लगातार शरद पवार करते जा रहे हैं और इस वजह से महायुति और खासकर अजीत पवार की टेंशन बढ़ी हुई है क्योंकि कई दशकों से शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य भी इसीलिए कहे जाते हैं कि वो बखूबी समझते हैं कि कब कौन सा दांव चलना है। और जैसा कि मैंने भी कहा कि इस संबोधन में उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी घटना उनके साथ 5 दशक पहले हुई थी, जब 58 लोग जीत करके आए थे, 58 नेता उनके, और ये विदेश दौरे चले गए तो उस समय के मुख्यमंत्री ने इनके 52 नेता अपने साथ मिला लिए थे। फिर शरद पवार ने किस तरीके से वापसी की और नए उम्मीदवार खड़े करके उन 52 नेताओं को हराया। ऐसा ही कुछ सीन इस बार फिर से शरद पवार का मानना है कि इलेक्शन में फिर से वो दिखाने जा रहे हैं। तो ये जो तमाम बातें हैं लोगों के जहन पे असर छोड़ते हैं और शरद पवार क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत हैं, कार्यकर्ता जो है उनके जुड़े हुए हैं और तमाम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शरद पवार जो है इस बार बड़े गेम चेंजर साबित होने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो महायुति भी ये बात जानती है कि इस बार का मुकाबला काफी कड़ा है क्योंकि न सिर्फ उद्धव ठाकरे और शरद पवार मुकाबले में है बल्कि 2 चुनावों में 14 और 19 में कमजोर पड़ी कांग्रेस 24 में मजबूत बनकर उभरी है। यानी जो तीसरा गठबंधन है एनडीए का
वो पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हुआ है। कांग्रेस ने भी 17 करीब सीटों पर लड़े थे और 13 सीटें वो जीत करके महाराष्ट्र में आई थी और इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर भी वो चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस को इस बार मजबूत इसलिए माना जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में एक बदलाव की राजनीति देखी जा रही है। बहुत बड़ा तबका महाराष्ट्र में एक ऐसा है जो बदलाव चाहता है, क्योंकि मौजूदा समय में बहुत सारे अनसुलझे जो मुद्दे हैं उसे सुलझाना चाहती है महाराष्ट्र की जनता, और इसीलिए एक मौका दूसरों को भी देना चाहती है और इसीलिए एक बदलाव वाली राजनीति देखने को मिल रही है। हालांकि 20 नवंबर को जब वोटिंग होगी, उसके बाद जब 23 को काउंटिंग होगी, तब असल में समझ में आएगा कि महाराष्ट्र में जनता ने क्या फैसला सुनाया है। और 23 के बाद, क्योंकि ये जानकार भी कह रहे हैं कि 23 के बाद भी खेल महाराष्ट्र में शुरू होगा, जब वापस से सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की कवायद तेज की जाएगी। एक तरफ महायुति और दूसरी तरफ एमबीए। दिलचस्प मुकाबला है 23 तारीख, और उसके बाद जो 24 तारीख आएगी उसका इंतजार सभी को है, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।